So hello everyone, welcome back to my channel. So today we are starting with the class 10th economics chapter 1 development. So let's start with the first topic of the chapter, that is average income. अब एवरेज इनकम क्या होती है? एवरेज इनकम हम किसी कंट्री की कैसे निकाल सकते हैं? एवरेज इनकम हम निकाल सकते हैं टोटल इनकम of the total income of the country divided upon its total population. Okay, so this is the formula to calculate average income of any country. और एवरेज इनकम को हम एक और चीज़ बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम. ओके, सो एवरेज इनकम का ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है और उसको पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट. अब ये क्या होता है? ये कौन सा रेट है? ये कौन सी टर्म है? इसको हम कहते हैं जो कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन who die before the age of 1 year. अब इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट वो होता है जो कि काउंट करता है किसके रेट को, जो कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन होते हैं जो कि डाई हो जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है 1 ईयर से पहले, तो वो उसको क्या कहते हैं? इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लिटरेसी रेट. अब ये क्या बताता है? ये बताता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब नंबर ऑफ लिटरेसी रेट बताता है चिल्ड्रन में जो कि बिटवीन 7 एंड above एज ग्रुप. लिटरेसी रेट क्या होता है? जो कि नंबर ऑफ प्रोपोर्शन बताता है चिल्ड्रन का, जो कि उनमें कितना लिटरेसी रेट है बताता है चिल्ड्रन के एज ग्रुप में, जो कि 7 एंड अबव एज ग्रुप है. ओके, उनका लिटरेसी रेट बताता है, उसका प्रोपोर्शन बताता है. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है नेट अटेंडेंस रेशियो. नेट अटेंडेंस रेशियो. अब इसमें क्या होता है? नेट अटेंडेंस रेशियो में होता है ये प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन बताता है who are attending school between the age of 14 to 15 years. अब एक इसका प्रोपोर्शन बताता है, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन का प्रोपोर्शन बताता है. ये बताता है कि कितने चिल्ड्रन हैं जो कि स्कूल को अटेंड कर रहे हैं, वो आर अटेंडिंग स्कूल, कितने एज ग्रुप में? बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 15 years. Okay, so now let's move to the next topic. So now the next topic is sustainable development. अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? बैलेंसिंग द नीड्स टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो टू कंजर्व देम फॉर फ्यूचर नीड्स इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मतलब अपनी नीड्स को बैलेंस करना और उसी हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली जितनी नीड है हमें, जितनी ही ज़रूरत है हमें, उतने ही रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए
और बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, और उन्हें कंजर्व करना चाहिए फ्यूचर नीड्स के लिए। मतलब कि कंजर्व मीन्स सेव करना चाहिए हमारी फ्यूचर नीड्स के लिए। ओके, और इसको हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सो द एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ग्राउंड वाटर। Groundwater is an example of sustainable development. So, groundwater is a renewable resource. अब ग्राउंड वाटर क्या है? एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। नाउ व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज? रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होते और वी कैन यूज़ इट रिपीटेडली। हम उसे बार बार यूज़ कर सकते हैं और ये कभी ख़त्म नहीं होते। जैसे कि कोई भी नेचुरल चीज़ जो होती है, जो कि क्रॉप्स या प्लांट्स से हम रिप्लेनिश करते हैं, जो कि हम लेते हैं उनसे। तो हम रिन्यूएबल रिसोर्स के कुछ एग्जांपल भी देख सकते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लाइक एयर, वाटर, लाइट, है ना। ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। रिन्यूएबल रिसोर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ये तो हम कभी ख़त्म नहीं होंगे और हम इसे रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं। तो ग्राउंड वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है और ये एग्जांपल भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, और हम इसे बहुत ही ओवर यूज़ करते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो ओवर यूज्ड बाय द पीपल। ओके, सो अगर हम इन रिसोर्सेज को, जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि जो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं जो कि नेचुरली रिप्लेनिश्ड होते हैं प्लांट्स एंड क्रॉप्स से, अगर वो हम लगातार यानी जुडिशियली यूज़ करते हैं, किस लिए? सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, सस्टेनेबिलिटी को डेवलपमेंट के लिए मेंटेन करने के लिए। ऑफ आर इकोसिस्टम, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, अब इसमें एक डेफिनेशन आती है दैट मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। अब इसका क्या मतलब है कि जो आपके पास मनी है, जो आपके पॉकेट में मनी है, जो आपके पास मनी पैसे हैं, वो आपको सारे जो गुड्स होती है, सारी चीज़ें और सारी सर्विसेज खरीद के नहीं दे सकती जो कि आपको अच्छी लाइफ जीने के लिए जिसकी ज़रूरत होती है। ओके, सो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट विच स्टेट हैज़ लो मोर्टालिटी रेट। अब इसमें आता है कि कौन सी स्टेट में सबसे कम होता है मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अब इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता था? मैंने आपको समझाया था, आई एम टेलिंग यू अगेन। वो होता है जो कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन की प्रोपोर्शन बताता है जो कि 1 ईयर के एज से पहले जिनकी डेथ हो जाती है। ओके, सो द आंसर इज केरला हैज़ very low infant mortality rate अब केरला में सबसे कम क्यों है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट? अब इसका रीज़न ये है बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ basic health and educational facilities। ओके, अब केरला में सबसे लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्यों है? बिकॉज उसके पास बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा एडुकेट, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोविज़न है बेसिक हेल्थ का और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ का। ऑल्सो जो केरला जो है उसमें सबसे हाई लिटरेसी रेट है लोगों में। ओके, वहाँ का सबसे हाई लिटरेसी रेट पॉपुलेशन है अमंग द पीपल ऑफ केरला। ओके, सो इसलिए उसके पास बहुत अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे बहुत अच्छा लिटरेसी रेट है और उसके पास एडुकेट प्रोविज़न है
बेसिक हेल्थ का भी, बेसिक हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ का। ये दो रीज़न है जिसकी वजह से केरला में सबसे लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज BMI, which is body mass index. So to calculate BMI, पहले हम इसका यूज़ जान लेते हैं कि ये किस लिए यूज़ होता है। अब हम BMI यूज़ करते हैं ये जानने के लिए इफ़ द एडल्ट्स आर अंडर नरिश्ड और नरिश्ड। ठीक है, तो मतलब हम ये जानने के लिए BMI को कैलकुलेट करते हैं किसी भी पर्सन का, ये जानने के लिए कि वो अंडर नरिश्ड है या नहीं है। ओके, सो टू कैलकुलेट दिस द फर्स्ट स्टेप ऑफ BMI इज टू टेक द वेट ऑफ अ पर्सन take the weight of a person in kg. Second step is take the height in meters. Third step is divide the weight by the square of the height, and the fourth and last step is, पहले हम ये देखते हैं। सो द मेन स्टेप्स आर दीज 3 स्टेप्स। अब इसमें क्या होता है, हमें जिसका BMI कैलकुलेट करना है उस पर्सन का वेट लेना है। ओके, फिर सेकेंड स्टेप है हमें हाइट लेनी है मीटर्स में। देन द थर्ड स्टेप इज टू डिवाइड द वेट को डिवाइड करना है किससे, हाइट के स्क्वायर से। मीन्स हाइट जो भी आ रही, हाइट जो भी है उसके डबल से वेट को डिवाइड कर देना है। सो द फोर्थ स्टेप इज आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस if the BMI of a person is less than 18.5, then the person would considered undernourished. अब फोर्थ स्टेप क्या है, जब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे फिर जो BMI आएगा, मतलब जो भी डिजिट आएगी, अगर जो BMI आएगा अगर वो 18.5 से लेस है, अगर किसी भी पर्सन का BMI 18.5 से लेस आता है, 18.5 से कम आता है, तो उस पर्सन को हम क्या कंसीडर करेंगे, अंडरनरिश्ड। इफ द BMI ऑफ अ पर्सन इज लेस देन 18.5 देन द पर्सन विल बी कंसीडर्ड अंडरनरिश्ड। ओके, if it is more than 18.5 तो then the person would be considered nourished. Okay, so let's move to the next topic. Now the next topic is HDI, which is Human Development Index. अब इसकी क्या definition है? Its definition is it is an index, वो एक ऐसा इंडेक्स है जो कि that is prepared by the World Bank under all the nations of the world. The nations of the world. ये एक ऐसा इंडेक्स होता है जो कि पूरे वर्ल्ड से रिपेयर्ड होता है। वो रिपेयर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक होता है, पूरे वर्ल्ड से पेड़ होता है, जिसमें कि सारे नेशंस आते हैं वर्ल्ड के। ओके, सो HDI इज दिस। अब जो HDI में जो अलग अलग जो नेशंस होते हैं वो कैसे रैंक किए जाते हैं, मतलब उनको रैंकिंग भी मिलती है, रैंक्ड अकॉर्डिंग टू अब उनकी जो रैंकिंग होती है किसके अकॉर्डिंग होती है, उनके परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे। अब
परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे उनकी रैंकिंग होती है सारे नेशंस की। अब जो उनका परफॉर्मेंसेस होते हैं वो किस पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करते हैं, लिटरेसी रेट, ओके, एंड many more things. Okay, so now this is the definition of the HDI, Human Development Index. So now let's move to its components. Now अब components क्या होते हैं HDI के? The components of HDI are which is used to measure it. Okay, components अब वो components आएंगे जो कि HDI को measure करने के लिए use होते हैं for all the countries. Okay, so the first component of HDI to measure it is life expectancy. अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? ये फर्स्ट कंपोनेंट है HDI का मेजर करने के लिए। अब ये क्या बताता है? ये बताता है एवरेज अब ये बताता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये बताता है एक किसी भी पर्सन की उसके बर्थ के टाइम पे जो उसकी एवरेज लेंथ होती है उसकी लाइफ की, उसकी लाइफ की जो लेंथ होती है उसके बर्थ के टाइम पे, वो बताता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और ये एक है कंपोनेंट जो कि HDI में यूज़ होता है उसको मेजर करने के लिए। अब सेकंड क्या है? क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है, फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। अब सेकेंड कंपोनेंट क्या है? ये है क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जो कि क्या इंक्लूड करता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन को भी ये इसमें इंक्लूड करता है। अब इसकी भी जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और जो सेकेंडरी और हायर एजुकेशन है, इसमें क्या आ जाता है? लिटरेसी रेट। इससे हमें क्या पता चलता है कि किसी भी पर्सन का लिटरेट प्रोपोर्शन क्या है। ओके, लिटरेसी रेट क्या है। अब द थर्ड कंपोनेंट ऑफ HDI क्या है? टू मेजर HDI क्या है? थर्ड इज पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम इज ऑल्सो नोन एज एवरेज इनकम। तो इसमें क्या होता है? ये कैलकुलेट होती है, इट इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स so that it can be compared. अब थर्ड क्या है? पर कैपिटा इनकम, और इसे हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज इनकम। अब ये कैलकुलेट किस में होती है? डॉलर्स में। ओके, ये डॉलर्स में कैलकुलेट होती है। क्यों? सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड, मतलब कंपेयर्ड हो सके सारी कंट्रीज के बीच में। ओके, so now let's move to the next topic. So now let's do some question answers of this chapter. So the first question is, what is development? अब डेवलपमेंट क्या होता है? Now डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, ओके, ये इट इज अ प्रोसेस जो क्या इंश्योर करता है? इंश्योर्स, ये क्या इंश्योर्स करता है? इट इज अ प्रोसेस दैट इंश्योर्स गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ टू पीपल। क्या इंश्योर करता है? गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ टू पीपल। ओके,
अब गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल को मिलनी चाहिए, वो डेवलपमेंट ये प्रोसेस है कि जो हर एक ईच पर्सन को गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलनी चाहिए, मतलब किस तरह से मिलनी चाहिए वो देखते हैं। किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, in terms of harmony, and in terms of aspirations of people. Aspirations of people, okay. Now ये कुछ टर्म्स है जिसकी डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो इंश्योर करता है कि लोगों को एक अच्छी क्वालिटी की लाइफ मिले। किस तरह से, मतलब किस टर्म्स में मिले? हैप्पीनेस के रूप में, हारमोनी में, और एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, ठीक है। और ये क्या इंक्लूड करता है? ये इंक्लूड करता है, इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट द वेज in which we can work to achieving our goals. और ये भी इन्वॉल्व करता है कि जो लोग हैं, जो कि पर्सन होते हैं, जो हर एक पर्सन है, ईच पर्सन है, उन्हें सोचना चाहिए क्या? उन्हें कुछ वेज सोचने चाहिए, कुछ रास्ते सोचने चाहिए। किस बारे में रास्ते सोचने चाहिए? कि उनका गोल क्या है, उनका क्या सेट है गोल, मतलब उनका कौन सा गोल है जो उन्हें अचीव करना है। ये हर एक पर्सन को पता होना चाहिए, और जो भी उनका गोल है तो उनको उसी हिसाब से चलना चाहिए, उन्हें उसी हिसाब से उनके वेज ढूंढने चाहिए खुद ही, ओके। उन्हें ये सब सोचना चाहिए। सो लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। मतलब अब इस क्वेश्चन में बोला है कि जो डिफरेंट पर्सन्स होते हैं, मतलब जो अलग अलग लोग होते हैं, उनके अलग अलग गोल्स होंगे, ठीक है। ये तो ट्रू है, तो हमें इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है कुछ और एक एग्जाम्पल भी देना है, ओके। कुछ एग्जाम्पल्स से। सो वी कैन से दैट ईच पर्सन सीक डिफरेंट थिंग्स, मतलब ईच पर्सन सीक डिफरेंट थिंग्स that are important for him or her। अब पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि जो ईच पर्सन, जो हर एक इंसान होता है, वो मतलब अपने गोल्स के अकॉर्डिंग, मतलब उसको क्या डेवलपमेंट गोल अचीव करना है, वो उसके अकॉर्डिंग ही हर एक चीज़ को देखता है और करता है, ठीक है। और वो क्यों करते? क्योंकि उसके वो गोल के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर जिसका कोई गोल है, ठीक है, अगर वो उस गोल पे नहीं चलेगा, अगर उस गोल के अकॉर्डिंग वो उस चीज़ के अकॉर्डिंग, उस गोल के अकॉर्डिंग जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है फॉर हिम और हर के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, अगर वो नहीं करेगा तो वो अपने गोल को कैसे अचीव कर सकता है, ठीक है। तो वो अपने गोल को अचीव करने के हिसाब से हर एक चीज़ को देखते हैं और उसी चीज़ को करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर नीड्स ऑफ द पीपल सॉरी। अब क्या कहता है कि जो हर एक पर्सन की जो आर डिफरेंट, सो वो अब नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि जो हर एक पर्सन का जो इकोनॉमिक,
सोशल और कल्चर नीड्स होती हैं वो डिफरेंट होती है, तो उस हिसाब से उनके जो गोल्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे। इकोनॉमिकल एज इन उसके जो जैसे किसी को अगर मनी प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर उनको किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना गोल सेट करेगा। ओके, अगर किसी को सोशल एज इन सोसाइटी सोशली एज इन सोसाइटी कह सकते हैं हम, तो वो अगर उसको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो इसकी कोई नीड है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना गोल बनाएगा और उसको अचीव करेगा। और अगर हम कल्चर बोले, कल्चर एज इन रिलीजन, उसकी अगर कोई इसकी नीड है, ठीक है, अगर वो उसकी जो कल्चरल नीड्स हैं, जो उसकी रिलीजियस नीड्स हैं, वो भी डिफरेंट होती है हर एक इंसान की, तो उनके गोल्स भी तो डिफरेंट होंगे ना। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज now the next point is the sense of freedom and security is also important। मतलब हर अगर ईच पर्सन को, मतलब हर एक पर्सन को अगर कोई भी गोल अचीव करना है तो उसके लिए फ्रीडम और सिक्योरिटी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हर एक पर्सन के लिए। ओके, अगर ये दो चीज़ें नहीं हुई तो उसको गोल अचीव करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल ऑफ दिस आंसर। सो नाउ लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल। ओके, सो अब इसका हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं कि हर एक पर्सन का डिफरेंट गोल्स होते हैं। ओके, डिफरेंट पर्सनस के डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। तो जैसे हम करें कि अगर हम बिल्डिंग ऑफ डैम्स कर रहे हैं, बिल्डिंग ऑफ मोर डैम्स, अगर हम ज़्यादा या और डैम्स की हम बिल्डिंग कर रहे हैं, अगर हम और डैम्स लगा रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो किसके लिए गुड होगा, किसके लिए अच्छा होगा, किसके लिए वो बेनिफिशियल होगा। वो किसके लिए बेनिफिशियल होगा? इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए वो बेनिफिशियल होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। अब क्यों बेनिफिशियल होगा वो उनके लिए बिल्डिंग ऑफ मोर डैम्स? बिकॉज जितने ज़्यादा डैम्स होंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, उतनी ज़्यादा उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी। ओके, so this was the example. Now let's move to the next topic. So now let's move to the third question. So the third question says development goals for poor people. अब poor people जो होते हैं उनके लिए development goals क्या हो सकते हैं? Okay, उनके लिए development goals हो सकते हैं regular work to do, है ना। सेकेंड हो सकता है better wages, थर्ड हो सकता है बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो उनको रेगुलर वर्क मिलेगा तो उनके अच्छा होगा, ज़्यादा उनको रेगुलर वर्क मिले, ज़्यादा टाइम के लिए वर्क मिले, और अगर बेटर वेजेस हुए, अगर बेटर मनी मिले तो अच्छा होगा। अगर रेगुलर वर्क होगा तो बेटर मनी भी मिलेगी, और अगर मनी ज़्यादा मिलेगी, मतलब अगर मनी ज़्यादा मिलेगी अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, अगर रेगुलर होगा तो बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर डेवलपमेंट। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। So let's move to the fourth question. So what does the fourth question says? Consequences of environmental degradation do not respect national or state boundary. Support the statement. अब क्या कहा उन्होंने, जो environmental degradation होती है मीन्स जो हम environment को harm करते हैं,
जो इन्वायरमेंट को ख़राब करनी है चीज़ें, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। सो उन्होंने बोला है कि जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स उसका जो रिजल्ट आता है, उसका जो नतीजा आता है आखिर में, वो किसी भी नेशनल या स्टेट बाउंड्री को रिस्पेक्ट नहीं करता। मतलब जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है, अब जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो मतलब इतना पॉल्यूशन होता है, इतना जो हार्म होता है, जो हर चीज़ में केमिकल्स आए हुए हैं, वो हम ऐसे रिजल्ट कह सकते हैं उससे। वो कह रहे हैं कि ये जो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो किसी भी जो नेशनल है या स्टेट बाउंड्री है, किसी भी कंट्री या स्टेट्स को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती। इसको हमें विद द स्टेटमेंट सपोर्ट करना है। ओके, सो वी कैन से दैट the environmental degradation do not respect any national or state boundary। ये पूरा हमारा नीचे ही आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट में। और उसका हम आगे क्या लिख सकते हैं, उसका हम आगे लिख सकते हैं दिस इशू इज नो लॉन्गर नेशन स्पेसिफिक। अब इसमें क्या दिया है, फर्स्ट पॉइंट में ये पूरा नीचे फर्स्ट पॉइंट में आ जाएगा, और उसके आगे क्या लिख सकते हैं हम कि जो ये इशू हो गया, जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का जो इशू है, ये जो प्रॉब्लम है, वो अब एकदम मतलब एक स्टेट, एक नेशन, एक कंट्री तक लिमिट नहीं रहा है उसका, वो पूरे वर्ल्ड में हो गया है, पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। मतलब ये जो इशू हो रहा है वो बिल्कुल भी एक नेशन स्पेसिफिक तक नहीं रहा, मतलब एक कंट्री तक वहाँ तक सीमित नहीं रहा है, पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी कि जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है मैंने आपको समझाया था पहले। आई एम टेलिंग यू अगेन कि बैलेंसिंग द नीड्स टू यूज रिसोर्सेज and also to conserve them for future needs is called sustainable development। अब जो सस्टेनेबिलिटी होती है डेवलपमेंट की, वो अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनकाइंड। ओके, मतलब जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट होती है, जो रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना चाहिए और उन्हें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनकाइंड की। मतलब हम इंसानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हर एक ईच पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो डेवलपमेंट की सस्टेनेबिलिटी है उसे मेंटेन करके रखे। ठीक है, एंड सेविंग द इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट को सेव करना भी, सेविंग द इन्वायरमेंट, वो भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ईच पर्सन, हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आसपास के इन्वायरमेंट को सेव करके रखे, कोई भी हार्म ना पहुंचाए। ओके, सो द थर्ड पॉइंट वुड बी सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। द थर्ड पॉइंट वुड बी ये जो इश्यू है, ये जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का जो प्रॉब्लम है, उसको एक डिस्कशन का मैटर बनाना चाहिए। ठीक है, इट इज अ मैटर ऑफ डिस्कशन among different countries of the world। अब जो ये प्रॉब्लम बन चुका है इन दिनों में, दीज डेज इट इज़ अ मैटर ऑफ डिस्कशन। मतलब आज के दिनों में ये जो एक इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, तो इसको एक डिस्कशन का मैटर बनाना चाहिए और पूरी वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ को, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ को, ईच कंट्री को इसमें
इन्वॉल्व होना चाहिए. ओके, so now let's move to the other points. Now the fourth and last point of this question is global warming, deforestation cannot be controlled by one nation. मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग जो और डिफॉरेस्टेशन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में आती है, वो अब उन्होंने क्या कह सकते हैं कि वो ये सब जो चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो किसी भी एक नेशन, किसी भी एक कंट्री से सॉल्व या कंट्रोल नहीं हो पाएगा और इसके लिए ये एक ग्लोबल मैटर बन चुका है. ठीक है, ग्लोबल मैटर मीन्स अब ये पूरा जो वर्ल्ड है उसका एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक मैटर बन चुका है जिसका सॉल्यूशन सब कंट्रीज़ को सोचना चाहिए और इसका सॉल्यूशन फाइंड करना चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए और कुछ भी वेज निकाल के लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि हम इसके सॉल्यूशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं. ठीक है, सो द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज एवरेजेस. अब एवरेजेस क्या होता है? एवरेजेस आर, इट इज यूज्ड फॉर द कंपैरिजन. अब जो एवरेजेस होती हैं वो क्या होती हैं? एवरेजेस होती हैं कि इट इज़ यूज्ड फॉर द कंपैरिजन. ये कंपैरिजन के लिए यूज़ की जाती हैं बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन द टू कंट्रीज, पर्सन्स और थिंग्स. ओके, अभी एवरेजेस होती हैं जो कि कंपैरिजन के लिए यूज़ की जाती हैं बिटवीन एनी टू कंट्रीज और टू और मोर देन कंट्रीज और पर्सन्स और थिंग्स. मतलब ये बेसिकली कंपैरिजन के लिए यूज़ की जाती है. ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज, पर्सन्स या थिंग्स के बीच में. ठीक है, अब ये हमें ये नहीं, एवरेजेस डू नॉट टेल, अब क्या नहीं बताती वो, डू नॉट टेल अबाउट. अब जो एवरेजेस होती है वो हमें क्या नहीं बताती, वो हमें डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज, जो एवरेजेस हैं वो हमें किसी भी कंट्रीज कोई भी कंट्रीज, पर्सन्स या थिंग्स की बीच में कंपैरिजन बताती है. और एवरेजेस हमें क्या नहीं बताती, वो है डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज एक्सेट्रा. वो हमें डिफरेंसेस, किसी भी डिफरेंस, मतलब कि अगर इस कंट्री में ये है या उस कंट्री में क्या डिफरेंस है, ये हमें नहीं बताती. हमें डिफरेंसेस नहीं बताती एवरेजेस और ना ही हमें सिमिलैरिटीज बताती हैं. वो सिर्फ क्या करती हैं एवरेजेस, सिर्फ कंपैरिजन बताती हैं. ओके, बिटवीन एनी टू और मोर देन कंट्रीज, पर्सन और थिंग्स. ठीक है, डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज वगैरह हमें नहीं बताती किसी भी कंट्रीज, पर्सन या थिंग्स के बीच में. हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मे द स्टूडियस स्टूडेंट मे नॉट बी द हेल्दीएस्ट वन. ठीक है, अब हमें ये क्या बता रही है, कंपैरिजन बता रही है कि अगर कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो बहुत स्टूडियस है, मतलब वो बहुत पढ़ाई में अच्छा है, बहुत ही स्टूडियस स्टूडेंट है, बट वो हेल्दीएस्ट नहीं होता. मतलब उसकी पढ़ाई तो अच्छी होती है, वो बहुत स्टूडियस होता है, पर वो हेल्थ में अच्छा नहीं होता, हेल्दीएस्ट नहीं होता. मे बी ही और शी कैन बी फैट. ओके, मतलब वो हेल्दी नहीं होता. तो हम फिर दूसरा ले सकते हैं, मे द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द स्टूडियस वन. अगर स्टूडियस स्टूडेंट हेल्दीएस्ट नहीं हो सकता तो ये भी तो हो सकता है कि जो हेल्दीएस्ट स्टूडेंट है, मतलब जिसकी हेल्थ बहुत अच्छी है, जो फिटनेस में बहुत अच्छा है, और वो स्टूडियस ना हो, मतलब वो पढ़ाई में अच्छा ना हो. ओके, तो ये हमें कंपैरिजन बताती है और सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस नहीं बताती क्या, एवरेजेस. ओके, सो दिस from this we have finished the chapter of class 10th economics, chapter 1 development, and this is the very short chapter and easy and scoring also.
So I hope you like it and understand it. So please do like, share and subscribe to my channel for more such videos. And you can also take the screenshot of these notes. And जितना हो सकता था I have taught this chapter to you in the easiest language. Okay. So don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.